महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रोबड़ रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। नगद उधारी तब क्या होगा, आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तड़पा लो, गंगा को कीचड़ कर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा। विश्व बैंक के टोकनधारी तब क्या होगा, योजनाकारी तब क्या होगा, नगद उधारी तब क्या होगा। गिरीश तिवारी गिरधा की ये पंक्तियां आज उत्तराखंड के वर्तमान हालात पर ठीक बैठती हैं। गिरधा जी ने लंबे समय से पहाड़ की पीड़ा को समझा है और अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास किया। लेकिन क्या असर हुआ साथियों। पहाड़ का जन्म यूं ही नहीं हुआ, वो हुआ साल दर साल बदलाव से। सब बदला, पहाड़ों का उतार चढ़ाव, नदियों का रास्ता, फिर पलटी आबो हवा। हक बदले, जमीनों के नाम बदले, फिर बदली नियत। नहीं बदली तो वो थी पहाड़ की खुद की पहचान। तो फिर पहाड़ियों का क्या हुआ। साथियों, मैं हूं ब्रजेश पवार और आज के इस मंथन कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पहाड़ की अस्मिता की ओर जोर पकड़ता भूकानून, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही है। तो आखिर क्यों हो रही है मांग इसे बनाने की और लागू करने की। सबसे पहले जान लेते हैं ये कानून होता क्या है। भूकानून एक कानूनी और नैतिक विधि है जो भूमि के उपयोग, स्वामित्व, विकास और प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। यह भूमि से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समाहित करता है और लोगों के अधिकार और कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। भूकानून अक्सर भूमि के विकास योजना, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्देश और संरचना प्रदान करता है। इसके माध्यम से भूमि के सही और उचित उपयोग का निर्धारण किया जाता है ताकि समुदाय का हित और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब बात आती है कि उत्तराखंड के लोग कुछ सालों से लगातार भूकानून और मूल निवास की मांग कर रहे हैं। तो क्या उत्तराखंड में सच में भूकानून की जरूरत है या ये सिर्फ एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड के लिए सबसे चिंता का विषय यह है कि सरकारों की जन विरोधी भू कानूनों से राज्य में कृषि योग्य भूमि, जमीन का रकबा लगातार घटता जा रहा है। राज्य में मौजूदा समय में मात्र 4% भूमि पर ही खेती हो रही है। हमारे पास अधिकतम 6% खेती योग्य जमीन बची हुई है। राज्य के पास कुल भूमि के रकबे में 63% वन है और 14% कृषि, 18% बेनाप बंजर और 5% बेकार अथवा अयोग्य जमीन है। अंग्रेजों ने हमारी जमीनों की 11 बार पैमाइश की थी। अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो 1964 में आखिरी आधी अधूरी पैमाइश करी गई थी। यही हमारी जमीनों की अनुमानित आंकड़ों को बताती है। आज़ादी के एक दशक बाद 1960 में कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून कूजा एक्ट आया, तो इसने खेती के विस्तार के सारे रास्ते रोक दिए। इस कानून के तहत सारे विकास कार्यों के लिए किसानों की नाप भूमि निशुल्क सरकार को देने की शर्त लगा दी गई थी। उसने बड़ी तेजी के साथ यहाँ की खेती योग्य जमीन को लीलना शुरू किया। इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम हुआ कि राज्य की 7% से भी ज्यादा कृषि योग्य भूमि सरकार के खाते में चली गई। शहरों, कस्बों और सड़कों का लगभग 50 से 200 गुना तक का जो विस्तार हुआ, उसने भी कृषि भूमि को ही लीला या समाप्त किया। बड़ी बांध परियोजनाओं में नदी घाटी की बड़ी जमीनें गई और सिर्फ टिहरी बांध परियोजना की अगर हम बात करें तो कुल कृषि भूमि का 1.5% हिस्सा इसमें चला गया। अब पंचेश्वर बांध परियोजना में भी 134 गांवों की जमीनों पर खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रीय पार्क, वन विहार के विस्तार से भी लोगों को उनकी जमीन से अलग किया गया है। इसीलिए उत्तराखंडियों की यह पहली मांग भी है कि उत्तराखंड में जमीनों की पैमाइश कर गलत तरीके से वन विभाग और सरकारी खातों में चली गई जमीनों को मुक्त कराकर उसे कृषि भूमि में शामिल किया जाए। इन अचंभित करने वाले आंकड़ों के बावजूद मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में राज्य की पहली अंतरिम सरकार द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया गया था। राज्य बनने के उपरांत उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था सुधार अधिनियम 1950 को राज्य में लागू किया गया था। एनडी तिवारी सरकार ने राज्य से बाहर के व्यक्तियों के लिए भूमि खरीद पर 500 वर्ग मीटर की सीमा तय की, जिसे कालांतर में खंडूरी सरकार द्वारा घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया और फिर त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 6 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन अध्यादेश 2018 को विधानसभा में रखा।
इस अध्यादेश ने नए भूमि कानून का रूप लेकर पहाड़ों में जमीनों की बेतहाशा लूट का रास्ता खोल दिया। पहले इस अधिनियम की धारा 154 के अनुसार कोई भी कृषक 12.5 एकड़ यानी 260 नाली जमीन अपने पास रख सकता था। इससे अधिक जमीन पर सीलिंग थी। जब नया संशोधन किया गया तो इसकी धारा 154(4)(3) का में एक बदलाव किया गया और नए संशोधन में धारा 154 की उपधारा 2 जोड़ी गई। अब इसके लिए कृषक होने की बाध्यता समाप्त कर दी गई। इसके साथ ही 12.5 एकड़ की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्योग के प्रायोजन के लिए कितनी भी जमीन खरीद सकता था। इसने पहाड़ की जमीनों को एक मुश्त बेचने का इंतजाम कर दिया। इतना ही नहीं, नए संशोधन में अधिनियम की धारा 143 के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया। पहले इस अधिनियम के अनुसार कृषि भूमि को अन्य उपयोग में बदलने के लिए राजस्व विभाग की अनुमति जरूरी थी। इस संशोधन के माध्यम से इस धारा में भी परिवर्तन कर दिया गया। अब अपने उद्योग के लिए प्रस्ताव सरकार से पास कराना है और इसके लिए खरीदी गई कृषि जमीन का भू उपयोग बदलने की भी जरूरत नहीं है। इसे बहुत आसानी से अकृषक जमीन मान लिया जाएगा। इस संशोधन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यह पहाड़ में उद्योग लगाने के लिए किसी भी निवेशक को जमीन खरीदने की छूट प्रदान करता था। इससे आगे बढ़कर सरकार ने इसी कानून की धारा 156 में संशोधन कर 30 साल के लिए लीज पर जमीन देने का अध्यादेश पास किया। इससे समझा जा सकता है कि कृषि से रोजगार देने की बात करने वाली सरकारों के दावे कितने खोखले हैं। अगर इसका परिणाम देखें तो आज दिल्ली, हरियाणा और अन्य निवासियों द्वारा इस कानून का खूब फायदा उठाया गया है और आज लगभग 12% भूमि मूल निवासियों से अन्य लोगों के पास चली गई है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? इसके लिए हमें अन्य प्रदेशों की ओर रुख करना होगा और समझना होगा कि वहाँ ऐसे क्या कानून हैं जिससे वहाँ की भूमि सुरक्षित है। साथियों, उत्तराखंड को छोड़कर देश के अन्य हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता को समझते हुए यहाँ बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में संविधान की धारा 370 और 35 से, जिसे कि अब हटा दिया गया है, से जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक थी। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में धारा 371 के माध्यम से जमीनों को बचाया गया। वहीं कई उत्तराखंडियों का मानना है कि यहाँ हिमाचल की तर्ज पर भूकानून होना चाहिए। तो आखिर क्या है हिमाचल के वो कानून और क्या है उनमें खास? तो चलो आपको वो भी बताते चलें। हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 के 11वें अध्याय में कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड में धारा 118 है। इस धारा के अनुसार हिमाचल में किसी भी गैर कृषक को जमीन हस्तांतरित नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कृषि जमीन को हिमाचल का रहने वाला ही गैर कृषक भी नहीं खरीद सकता। इसी धारा का 38A का सेक्शन 3 ये भी कहता है कि कोई भी भारतीय यानी गैर हिमाचली रिहायशी जमीन खरीदने के लिए आवेदन कर सकता है। इसकी सीमा भी 500 स्क्वायर मीटर होगी, लेकिन इसके लिए भी सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। गैर हिमाचली सरकारी कर्मचारी भी अगर अपना आवास वहां बनाना चाहता है तो उसके साथ भी हिमाचल में 30 साल की सरकारी सेवा का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथियों, मूल निवास और सशक्त भू कानून की जरूरत और उससे उपजे असंतोष की यह एक वानगी भर है। इस संक्षिप्त आंकड़ों और मौजूदा कानून से यह समझ सकते हैं कि किस तरह उत्तराखंड के लोगों को उनकी जमीन से अलग किए जाने की साजिशें होती आई है। अगर समय रहते इसका प्रतिकार नहीं किया गया तो हमारे सामने अपने अस्तित्व को बचाने का संकट खड़ा हो सकता है।